मेरा नाम आशीष पांडे है और हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट कर दिया है हमारे ये सीए इंटर फ्री रेगुलर बैच के अंदर। अब हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा लिवरेज। जो आप अपने आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे तो आईसीआई के मॉड्यूल में है आपका चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशिंग डिसीजन ऑफ लिवरेजेस। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल वर्ड में समझते हैं लिवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो लिवरेज मीन्स यूजिंग अ फिक्स कॉस्ट using a fixed cost to increase a profit। हम फिक्स कॉस्ट का यूज करके हम हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो हमें इसके चैप्टर के अंदर देखना है। नहीं पता चला मीनिंग उसको है ना, इस चीज को है ना हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल रहेगा टू द ईबीआईटी। चलो, सेल्स है 10 लाख रुपए का। ओके, वेरिएबल कॉस्ट है 45% ऑफ सेल्स और हमारा फिक्स कॉस्ट है वो है 15 लाख रुपीज। अरे बहुत ज्यादा ही हो गया। फिक्स कॉस्ट है हमारा 1.5 लाख रुपए। ओके, तो अब समझते हैं। हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था। तो इनकम स्टेटमेंट हम पहले सबसे लिखते थे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में निकल जाएगा तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन और उसके बाद हमें मिलेगा माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। ओके, तो सेल है हमारा 10 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है हमारा @45%। तो 10 लाख का 45% हुआ हमारा 4,50,000 और उसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5,15,000। हमारा फिक्स कॉस्ट है 1,15,000 तो हमें मिलेगा ईबीआईटी 4 लाख रुपए। अब ये तो हमने हमारा जो हमने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में देखा था वैसा एक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर बना दिया है। अब एक इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बना दी। अब फर्ज करो कि मैं बोलूँ कि सेल्स में है ना 10% इंक्रीज होगा। सेल्स हमारा 10% इंक्रीज होगा तो हमारे ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। तो आप लोगों का क्या क्वेश्चन होगा कि हमारे ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा, वो भी 10% इंक्रीज होगा, राइट। उससे पहले हम यहाँ पे निकाल देते हैं रिटर्न ऑफ ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल्स। तो हमें जीपी या तो एनपी मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमें हमारा मिल जाएगा। ये हमारा अकाउंट का प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल करेंगे तो हमें हमारा जीपी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 14%। मतलब अगर मैं 10 लाख का सेल करता हूं तो मैं 40 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कमाऊंगा जो मेरा जीपी होगा, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मैं 10% से हमारा सेल इंक्रीज करूंगा तो ईबीआईटी भी हमारा 10% से इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कि हमारा जीपी सेम रहना चाहिए, ठीक है। हमारा जीपी तो रिमेन सेम ही रहना चाहिए ना। चलो देखते हैं। तो हमारा सेल्स है 10 लाख रुपए। हमारा वेरिएबल कॉस्ट, अरे सॉरी, अब हमारा जो सेल हो गया वो हो गया 1,10,000 रुपए और 1,10,000 का 40 सेल हो गया हमारा 11 लाख रुपए। 11 लाख का 45% वो हो जाएगा हमारा 4,95,000। तो हमें मिलेगा 6,05,000। अब आप देखोगे ना यहाँ पे तो हमारा जो सेल हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 10% से। 10% से हमारा सेल इंक्रीज हुआ है। साथ ही में आप देखोगे ना तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी 10% से इंक्रीज हुआ होगा।
देखो, इंक्रीज हम कैसे ढूंढते हैं मैं वो बता देता हूं आपको। इंक्रीज ढूंढने के लिए क्या करने का, चेंज इन, जो चेंज हुआ है वो लिखो, डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो ऐसे समझ लो सीधी सीधी लैंग्वेज में। हमारे यहाँ चेंज किया हुआ है, तो हमारे यहाँ चेंज हुआ है 10,000 से 1,10,000, मतलब कि डिफरेंस क्या है हमारा, 10,000 का हमारा चेंज आया है। और इसको ओल्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओल्ड वैल्यू हमारी कितनी है, 10 लाख रुपीज, डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये हमारा कितना होगा, 10%। वैसे ही ये हमने सेल्स के लिए देखा। अब हम वेरिएबल कॉस्ट के लिए देखते। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कितना आया, तो 4,95,000 माइनस 4,50,000, तो मुझे चेंज मिल जाएगा। और डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू हमारा कितना है, 4,50,000, 4,95,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो ओल्ड वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया 10%। 45,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो ये भी हमारा इंक्रीज हुआ 10% से। वैसे ही आप अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 6,05,000 माइनस 5,50,000 करोगे तो 55,000 आएगा, जिसको आप 5,15,000 से डिवाइड करोगे तो हमारा इंक्रीज होगा 10% का। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा रिमेन रहता है, हमारे प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि फिक्स कॉस्ट अगर पहले 1.5 लाख रुपए लग रहा था तो आज भी 1.5 लाख ही लगेगा, ठीक है। आउटपुट हमारा सेल्स अगर इंक्रीज होता है तो उससे हमारा फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस हमने हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई होगी। तो हमने हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, हमने हमारी करंट कैपेसिटी का यूज करके 10 लाख से 11 लाख किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे नील, मतलब यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाय 1.5 लाख 0%। तो यहाँ पे कोई भी चेंज या इंक्रीज कुछ भी नहीं हुआ है, ये अनचेंज रहा हमारा फिक्स कॉस्ट। अब आप देखोगे ना ईबीआईटी, तो हमारा ईबीआईटी है 6,05,000 माइनस 1,15,000, 4,55,000। अब हम देखेंगे हमारा ईबीआईटी, हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता था, अगर सेल्स 10% इंक्रीज हुआ है तो हमारा ईबीआईटी भी 10% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ईबीआईटी, हमारा ओल्ड ईबीआईटी था 4,55,000 माइनस न्यू ईबी ओल्ड ईबीआईटी 4 लाख और न्यू ईबीआईटी 4,55,000 डिवाइड बाय ओल्ड ईबीआईटी 4 लाख, ओके। 4,55,000 डिवाइड बाय 4,55,000 माइनस 4 लाख, तो हमारा आएगा 55,000 डिवाइड बाय 4 लाख। और हमारा जो ईबीआईटी इंक्रीज हुआ 30.75% हुआ, तो हमारा यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 30.75%। टेक्निकली क्या होना चाहिए था, टेक्निकली होना चाहिए था अगर मेरा सेल 10% अप जा रहा है तो मेरा ईबीआईटी भी 10% अप जाना चाहिए। बट हुआ क्या, सेल 10% अप गया, बट जो हमारा ईबीआईटी था ना वो 10% अप नहीं गया, वो 13.75% अप गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फिक्स कॉस्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यूजिंग द फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज अ प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट अगर हमारा चेंज नहीं होता है तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलता है। फर्ज करो ये फिक्स कॉस्ट भी 10% इंक्रीज हो गया होता तो ये हमारा ईबीआईटी भी 10% ही इंक्रीज होता, वो बढ़ता नहीं, ठीक है ना। ये लिवरेज का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहती है और हमारा कोई भी एक चीज बढ़ती है, हमारा सेल बढ़ेगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा या ज्यादा होगा, तो हमारा ईबीआईटी कम या ज्यादा होगा। मतलब कि फिक्स कॉस्ट को छोड़ के जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिनेंशियल हो या ऑपरेशनल हो, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट हो या फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हो, इन दोनों को चेंज अनचेंज, ये अनचेंज रहेंगे आपके, ये आपके अनचेंज रहेंगे। मतलब कि इसमें अगर कोई चेंज नहीं आता है और आपका कोई भी एक वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, ईबीआईटी है, ईपीएस है, उसमें से कोई भी चेंज होता है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। एक ये लेमन लैंग्वेज में हमने समझा है कि 10% से इंक्रीज होगा तो हमारा होना चाहिए था 10% यहाँ पे इंक्रीज, बट फिनेंशियल कॉस्ट हमारा अनचेंज्ड है, उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाता है। रीजन ये चेंज हो गया, हमारा ये पोर्शन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये अनचेंज्ड आ रहा, इसकी वजह से ये चेंज हो गया। अगर 10% इंक्रीज होता फिक्स कॉस्ट भी तो हमारा ईबीआईटी भी 10% आता। अब बात करते हैं जीपी की, तो अब हमारे यहाँ जीपी कितना हो जाएगा, 4,55,000 डिवाइड बाय 1 लाख 11 लाख, तो 4,55,000 डिवाइड बाय 11 लाख,
तो ये हमारा हो गया 41.36%। ठीक है, ये हमारा एक लिवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमने एक 10 मिनट के अंदर हमने समझा है कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज का सीधा मीनिंग होता है कि फिक्स कॉस्ट का हम इस तरीके से यूज करें कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो हमने यहाँ फिक्स कॉस्ट अनचेंज नहीं थी, तो हमारा जो प्रॉफिट था ईबीआईटी वो अप गया। वो कितना अप गया 30.75%, और जीपी हमारा अप गया 41, वो कितना गया 1.36% के अराउंड। अब ये लिवरेज हम गिनेंगे कैसे, क्या करेंगे, बहुत कुछ अभी आगे आएगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इन सबके फॉर्मूलाज भी है, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग है छोटी सी। अब हम हमारी बुक में चले जाते हैं, तो बुक में क्या लिखा है, लिवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो इन्फ्लुएंस और पावर, जैसे कि हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट अनचेंज रही हमारी, तो हमारे पास पावर है कि हमारे पास एक पावर है कि हमारा जो प्रॉफिट था ना वो बढ़ा। हमने इन्फ्लुएंस किया हमारे ईबीआईटी को, वो उसकी वजह से वो इंक्रीज हुआ। तो हमारे बुक में सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये सब आएगा नहीं लिखने के लिए वहां पे, आपको तो सीधा है ना, इसके 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला लिखो, पुट द रिजल्ट गेट द आंसर। पर ये हम लिख क्यों रहे, क्योंकि ये हमारा रेगुलर बैच है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लिवरेज क्या होता है। तो लिवरेज का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस और पावर। इन्फ्लुएंसेस और पावर मतलब क्या, कि एक दूसरी चीज को वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारा लिवरेज है, हमारे पास हमारी में लिवरेज है, तो हम हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि हमने इन्फ्लुएंस किया हमारे प्रॉफिट को, हमने इन्फ्लुएंस किया हमारे सेल्स को। ठीक है, अब देखो मैंने पहले एक चीज बोली थी, वो यहाँ लिखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ द वन फिनेंशियल वेरिएबल। हमने सेल्स को इन्फ्लुएंस किया था ओवर अ सम अदर रिलेटेड फिनेंशियल वेरिएबल। मतलब कि हमारा जो सेल था, वो हमारा सेल वेरिएबल कॉस्ट से कनेक्ट था, वही सेल हमारे प्रॉफिट से कनेक्टेड था और कंट्रीब्यूशन से कनेक्टेड था। तो क्या लिख रहा है ये, इन्फ्लुएंस ऑफ अ वन फिनेंशियल वेरिएबल ओवर अ सम अदर रिलेटेड फिनेंशियल वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल को मैं इन्फ्लुएंस करता हूं, उसकी वजह से सेकेंड वेरिएबल भी इन्फ्लुएंस होता है, उसे हम लिवरेज बोलेंगे। लिवरेज ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये फिनेंशियल वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, मे बी कॉस्ट, आउटपुट, सेल रेवेन्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर। मतलब कि इसमें से कोई भी चीज हो सकती है एक्सेट्रा। मतलब कि हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज वेरिएबल है, जो भी हमारी चीज वेरिएबल है, वो सारी की सारी में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होती है तो हमें लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा। अब लिवरेज के बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, तो ईबीआईटी हम रखते 10 लाख रुपीज का। ये सेल्स, हम सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सेल्स पे स्टिक रहते हैं। सेल्स है हमारा 10 लाख रुपए। ओके, उसमें से हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 4,50,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें मिला था 5,15,000। हमारे इसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट है नहीं, तो डैश 5,15,000 हमारा हो गया ईबीआईटी। अब हम सेल 10% से इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा 11 लाख रुपए। ये हमारा हो जाएगा 4,95,000। तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा 6,05,000। ये डैश, ये 6,05,000। अब ये क्या हुआ कि मैंने सेल्स 10% इंक्रीज किया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 10% इंक्रीज हो गया। यू कैन कैलकुलेट। ओके, हमारा कंट्रीब्यूशन भी 10% इंक्रीज हुआ, और अल्टीमेटली हमारा ईबीआईटी भी 10% इंक्रीज हुआ। मतलब कि अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल को कितना भी इन्फ्लुएंस कर लो, आपका प्रॉफिट रिमेन सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपका रिमेन सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या कह रहा है ये, कि इन्फ्लुएंस वन फिनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फिनेंशियल वेरिएबल, और लिवरेज रिप्रेजेंटेड करता है फिनेंशियल वेरिएबल में भी कॉस्ट। आपकी कॉस्ट हो सकती है, आपका आउटपुट हो सकता है, आपका सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, आपका ईबीआईटी हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी वेरिएबल थिंग्स है, उसमें से अगर किसी एक भी चीज में हमने हड़ी की मतलब चेंज किया, तो उस पे वो दूसरे पे अपनी इफेक्ट डालेगा ही। ओके,
लीवरेज ऐसे मेजर करते हैं, ऊपर लिखते जो भी चेंज हुआ वो, और नीचे लिखते चेंज हुआ वो। लेकिन हमारे पास बहुत ही डिटेल में और भी फॉर्मूलाज हैं, हम वहां पे वो फॉर्मूलाज देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लिवरेज की, बट मैं टाइप्स ऑफ लिवरेज की बात करने से पहले रिस्क की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे रिस्क की बात कहाँ पे हुई है, यहाँ अंदर ही कर लिए मेरे ख्याल से शायद तक तो, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, टोटल रिस्क, ऑपरेटिंग लिवरेज, TOL। हाँ मतलब कि अंदर ही बात कर ली उन लोगों ने, बट अपने है ना डिफरेंस अलग तरीके से बात करेंगे पूरी की पूरी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज, डबल एज और कंबाइंड लिवरेज, एनालिसिस ऑफ कंबाइंड लिवरेज, और अब सारे के सारे सम्स ही है ना। ओके, सारे के सारे सम ही है। डन। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं अपने रिस्क की। ओके, हमने डेफिनेशन जो भी था वो हमने बुक से देखा है। यहाँ सिर्फ लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना या फिर पावर, इन्फ्लुएंस या फिर पावर वो रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने रिस्क की। अब एक बिजनेस के अंदर दो टाइप के रिस्क हो सकते हैं, एक तो ऑपरेशन से रिलेटेड जिसे बिजनेस रिस्क बोला जाता है, और एक फाइनेंस से रिलेटेड। ऐसा करते हैं, रिस्क चलाने से पहले एक बार हम हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं। एक मिनट हो। एक सेकंड, ये थोड़ी है ना डस्ट आ गई है पेंसिल के ऊपर, तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके डन। डन। अब सबसे पहले हम हमारा इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पोर्शन होता है इनकम स्टेटमेंट में सेल्स। सेल्स में से हमारा माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमारा माइनस होगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। ओके, वहां से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमें मिलता है ईबीटी। ईबीटी में से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें मिलेगा ईएटी। ईएटी में से हमारा टैक्स का पोर्शन माइनस हो गया, ईएटी में से हम पीडी माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिलता है ईपीएस। ये हमारा मोर और लेस क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट होता है। अब हमने पहले भी एक लेक्चर में बात की थी कि जो सेल्स होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब कि जैसे ही सेल्स चेंज होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। ओके, इसलिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की। तो इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होता है। ओके, हमने जो हमारा चैप्टर 1 का पहला लेक्चर था उसमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है अकाउंट पर से वो मैंने बताया था। तो इतना जो पोर्शन होता है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पर से बनता है, और इतना जो पोर्शन होता है ये हमारे P&L पे से बनता है। ओके, अगर वो लेक्चर नहीं दिखाए तो जाके रेफर कर लेना कि कैसे हमने अकाउंट अकाउंट के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पर से हम लोगों ने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया है। ठीक है, तो इतना ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी रिस्क इनकर होगा वो हमारा बिजनेस रिस्क होगा, मतलब कि वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसकी वजह से हमारा ऑपरेशन रिस्क हो सकता है या हमारा बिजनेस रिस्क हो सकता है। तो यहाँ से जितना भी होगा वो हमारा होगा बिजनेस या फिर ऑपरेशन रिलेटेड रिस्क। ठीक है, और ईबीआईटी से लेके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, वो सब फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंस की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी रिस्क आएगा वो होगा
फाइनेंशियल रिस्क। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको, मैं मानता हूं। तो रिस्क एसोसिएट विथ फर्म्स ऑपरेशन, फर्म के ऑपरेशन से जो भी रिस्क रिलेटेड है उसे बिजनेस रिस्क बोला जाता है। और रिस्क एसोसिएट विद द फिनेंशियल, जो हमारे इंटरेस्ट और पीडी उसे फिनेंशियल रिस्क बोला जाता है। ओके, यहाँ पे कोई डेफिनेशन उसके लिए दिया है, देख लेते हैं। ये ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया है। बट बिजनेस रिस्क मतलब कि जो हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क है उसको बिजनेस रिस्क बोला जाता है, और फाइनेंशियल से रिलेटेड रिस्क जो भी होगा उसे फाइनेंशियल रिस्क बोला जाता है। रिस्क के बारे में पता चला, क्योंकि ये रिस्क पर से हम अभी बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अब रिस्क, आपका कभी सेल्स में, आप जो सेल्स करते हो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट पे कोई रिस्क होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट पे कभी रिस्क नहीं आएगा, अनटिल और अनलेस जो यूनिट पर प्राइस बढ़ा दे, उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट पर कोई रिस्क नहीं आएगा। ठीक है, सेल्स इंक्रीज होगा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, सेल्स डिक्रीज होगा, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब कि दे ऑल आर थ्री वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पे कोई भी चेंज आता है तो बिजनेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जब फिक्स कॉस्ट की हम बात करते, इसमें अगर कोई चेंज आया, इसमें अगर चेंज आया या नहीं चेंज आया, तो क्या होगा, हमारे ईबीआईटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो हमने आगे देखा, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तीनों इंटरलिंक होते हैं, बट फिक्स कॉस्ट अगर चेंज होगा तो भी इंपैक्ट आएगा, अगर अनचेंज रहेगा तो भी हमारे ईबीआईटी के ऊपर और रिस्क आएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क, मतलब कि फिक्स कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा ही है कंपनी के अंदर तो हमारा ऑपरेशन रिस्क हाई होगा, फिक्स कॉस्ट अगर बहुत ही कम है तो हमारा ऑपरेशनल रिस्क लो होगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो हमारा इंटरेस्ट और पीडी का पोर्शन है, ये दोनों रिलेटेड है फिनेंशियल रिस्क से। अगर हम ज्यादा ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम ज्यादा ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमें फिनेंशियल रिस्क इनकर होगा। अगर हम कम इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा फिनेंशियल रिस्क लो रहेगा। वैसे ही हमारा प्रेफरेंस डिवीजन करेगा। अब ये सब एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कैसे। वैसे तो हमने एक एग्जांपल पहले ही ले लिया है, बट फिर से ले लेते। सेल से हमारा 15 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 30%, तो 15 लाख का 30%, 4.5 लाख, 10,50,000। ओके, हमारा फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, तो हमारा ईबीआईटी आएगा 9 लाख, 1,50,000, हाँ 9 लाख रुपए। ओके, अब एक केस लेते हैं जिसमें हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, और एक केस हम लेंगे जहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो ये हमारा पूरा पोर्शन हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। हमें यहाँ सिर्फ चेंज करना है फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन। ओके, अब हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा 10% से, और डिक्रीज भी होगा 10% से। तो 1.5 लाख का अगर हम 10% करेंगे तो 15,000, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 1,35,000। अरे, प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया। ये हो जाएगा हमारा 1,35,000। पहले हम डिक्रीज करके देख रहे हैं, तो 1,35,000 माइनस 10,50,000, 9,15,000, 10,50,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,65,000। तो 10,50,000 माइनस 1,65,000, तो ये हमारा हो गया 8,85,000। तो आप देख लो, हमारा सेल सेम है बट हमारा फिक्स कॉस्ट अगर चेंज हो जाएगा, समझो सेल्स हमारा सेम है और हमारा फिक्स कॉस्ट अगर चेंज हो जाता है, तो हमारा जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है?
फिक्स कॉस्ट हमने 10% से इंक्रीज किया, तो हमारा जो प्रॉफिट था सेम सेल्स पे हमारा प्रॉफिट जो था वो हो गया डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा फिक्स कॉस्ट डाउन हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा इंक्रीज होगा, और हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो लो हो जाएगा। मतलब कि जितना इम्पैक्ट सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और ईबीआईटी नहीं डालते, उससे ज्यादा इम्पैक्ट बिजनेस के अंदर एक फिक्स कॉस्ट डालता है। एक आप बात समझो, जब जियो ने जब जियो यहाँ पे लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले जो 3 to 4 मंथ्स है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया था। एंड 3 to 4 मंथ सबको है ना फ्री फ्री डेटा पैक दिए थे। तो ये एक उनका फिक्स कॉस्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा था, इसके लिए उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया था। प्लस पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क बिछाया जियो का, उसका उसको फिक्स कॉस्ट लगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्लाइंस के लिए फिक्स कॉस्ट लगे होंगे। तो ये फिक्स कॉस्ट है ना, अगर आप जियो की बैलेंस शीट उठा के देखोगे ना, तो आज तक रिकवर नहीं हुए। मतलब कि ये ऐसे फिक्स कॉस्ट है जो एक ही बार आएंगे। जैसे कि पूरी इंडिया के अंदर नेटवर्क बिछाने का काम एक ही बार होता है। ये डेटा पैक हमने 3 महीने के लिए ही पूरे इंडिया को दिया था उन लोगों ने। बट इसका फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए उनको 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, तो मुझे जहां तक पता है वहां तक इन लोगों को 5 ईयर्स लग गए थे। पूरे इंडिया में इन लोगों ने अपना नेटवर्क बिछाया था, उसको रिकवर करने के लिए इनको 5 ईयर्स लग गए। मतलब कि जब रिकवरिंग कॉस्ट हमारी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं टू बी प्रिसाइज नहीं बोला हूँ कि 5 साल में उन लोगों ने कवर कर लिए, ठीक है। तो उनको 5 साल लगे थे ये फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। और उसके बाद ये 5 साल के अंदर उन लोगों ने ये 3 महीने को अगर अपने छोड़ दिए, इन लोगों ने सेल किया 15 लाख का, और उनको डेटा पैक मिल रहा है 3 लाख रुपए का, तो 12 लाख। मतलब जितना एक वेरिएबल कॉस्ट या एक सेल का आउटपुट हमारे प्रॉफिट के परसेंटेज पर चेंज नहीं डालता है, उससे ज्यादा फिक्स कॉस्ट डाल सकता है। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तो हमारा ऑपरेशन का जो बिजनेस रिस्क है वो भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट और पीडी का पोर्शन है, जो हमारे इंटरेस्ट और पीडी का पोर्शन है, इसी हिसाब से वो फिनेंशियल रिस्क है, वो भी हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क देते हैं। तो इससे हमें एक बात तो पता चली कि जो हमारी कॉस्ट होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले कौन से दो तरीके की? एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट है ना चेंज नहीं होती। समझो, जीरो रिस्क होगा। अरे आ, कोई भी एक्टिविटी, नो एक्टिविटी होगी, ऐसे लिखते हैं, नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर इन द कंपनी। अगर कंपनी के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? जीरो वेरिएबल कॉस्ट। डन। मतलब कि कोई भी हमारा, अगर मुझे सेल्स करने के लिए 11 लाख का मुझे ड्यूरिंग द ईयर सेल करना है, तो मुझे उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। बट मैं ड्यूरिंग द ईयर रुपए का भी सेल नहीं कर रहा हूं, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो लगेगा। अगर हमारा सेल्स भी जीरो होगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो लगेगा। अगर हमारा सेल इंक्रीज होगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो मतलब कि यहाँ रिकवरी, यहाँ पे जो रिकवरी है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है एक्टिविटी पे। अगर मैंने 5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया होगा, तो सामने में सेल भी 6 से 7 लाख रुपए का करूंगा। मतलब कि सेल होगा तो ही रिकवरी होगी, अगर सेल नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी भी नहीं होगी। ओके, सिंपल। मतलब कि यहाँ पे नो रिस्क, क्योंकि अगर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो ही मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा ड्यूरिंग द ईयर, तो मेरा कोई भी लिख के ईयर समझाना पड़ेगा। एक्टिविटी है, एक्टिविटी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, तो रिकवरी भी होगी ही। यस, अगर एक्टिविटी नहीं हुई ड्यूरिंग द ईयर कोई भी,
ड्यूरिंग द ईयर, डीवाई ड्यूरिंग द ईयर, ओके, डीवाई मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई तो हमारा कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा, तो हमें कोई रिकवरी करनी पड़ेगी नहीं। मतलब कि जो रिकवरी वाला पोर्शन है, जो हमारा रिस्क है, वो यहाँ पे बहुत मिनिमल होता है या फिर नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा? नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, फिक्स कॉस्ट इनकर, ओके। इफ नो एक्टिविटी इन द बिजनेस, इफ नो एक्टिविटी इन द बिजनेस देयर इज अ फिक्स कॉस्ट इनकर, ओके। फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगा ही। क्यों होगा? ये हमारा रेंट हो सकता है, अगर हमने लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ओके। और यहाँ पे रिकवरी की बात करें तो रिकवरी यहाँ पे होगी ही होगी हर बार। तो इफ एक्टिविटी इज जीरो देन रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल, ओके। वेरिएबल कॉस्ट में क्या था? अगर एक्टिविटी नहीं है कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। अगर एक्टिविटी है तो फिक्स कॉस्ट है और रिकवरी भी होगी ही, वहां पे होगी ही। बट फिक्स कॉस्ट में कैसा है? फिक्स कॉस्ट में एक्टिविटी अगर जीरो है तो हमारी रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। डन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना कॉन्सेप्ट। एक्चुअली बीच में मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, उसकी वजह से कॉन्सेप्ट में थोड़ा ग्लिच रह गया, बट ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट दो तरीके के होते हैं, हमने पहले ही बात की। फिक्स कॉस्ट या बिजनेस रिस्क हमारे दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फिक्स कॉस्ट होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। और जो हमारा दूसरा होगा वो होगा फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमने चैप्टर 1 में भी बात की थी और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अब जो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो किससे एसोसिएट होगी? तो वो एसोसिएट होगी विथ, इसको ऐसा करते हैं, डन। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा किससे एसोसिएट था? एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किससे एसोसिएट होगा? हमारे बिजनेस ऑपरेशन से, कि हमारे ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं। सामने हमारा फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट किससे एसोसिएट होगा? फाइनेंस से, हमने कितना फाइनेंस लिया है। डन। अगर हमने डेट 10 लाख रुपए लिया होगा तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये भरना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट। अगर हमने 12 लाख लिया होगा तो 10% के हिसाब से 1,20,000 रुपये पड़ना होगा, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे रेंट, सैलरी, ईटीसी एक्सेट्रा। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सेट्रा। डन। अब यहाँ जो रिस्क अराइज होता है हमारा, उस रिस्क को हम बोलते हैं अराइज। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन पे जो रिस्क हमारा अराइज होता है उसे बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और जो हमारा फिनेंस से रिस्क अराइज होता है उसे बोलते हैं फाइनेंस रिस्क। और इन दोनों को मिला दो तो हमारा होगा कंबाइंड रिस्क। इसमें से हमें पता चलता है हमें इसके अंदर 3 लिवरेज समझने होंगे। बिजनेस रिस्क मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंस रिस्क से एसोसिएट होगा हमारा फाइनेंशियल लिवरेज, और कंबाइंड रिस्क से हमारा होगा कंबाइंड लिवरेज, ओके। याद रखना जहां पे फिक्स कॉस्ट होगी जिस जिस पोर्शन पे, वहां वहां पे हम लिवरेज का बेनिफिट लेंगे, ठीक है। अब लिवरेज का बेनिफिट हम यहाँ लेंगे। एक बिजनेस पे बिजनेस रिस्क जिसे हम ऑपरेटिंग लिवरेज बोलेंगे, फाइनेंस पे फाइनेंस रिस्क होता है जिसे हम फाइनेंस लिवरेज बोलेंगे, और दोनों का कंबाइन मतलब कंबाइन लिवरेज बोलेंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिवरेज टेक्निक, मतलब कि एक-एक करके हम एक-एक लिवरेज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे ले आते हैं। ओके, जो भी चीज़ हमने समझी उस पर से हम एक एक है ना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है वहाँ पे हमें मिलेगा ऑपरेटिंग रिस्क। जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे तब हमें मिलेगा फिनेंशियल रिस्क। और जहाँ से हमारा पीडी हम देंगे वो भी होगा हमारा फाइनेंस रिस्क। डन। एक फ़ोन पड़ा था यहाँ पे, 1 मिनट। एक सेकंड हाँ। हाँ, ओके। तो ये हमने समझा कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा उससे ऑपरेटिंग रिस्क क्रिएट होगा। इंटरेस्ट जहाँ पे हमारा होगा वहाँ से हमारा फाइनेंस रिस्क होगा और पीडी से हमारा फिनेंशियल रिस्क होगा। मतलब इतना पोर्शन हमारा सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। उसके बाद ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक का पोर्शन होगा, वहाँ पे हम हमारा क्रिएट होगा फिनेंशियल लिवरेज, जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंबाइंड लिवरेज। और सेल्स से लेके ईपीएस तक का जो पोर्शन होगा वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कंबाइंड लिवरेज। यहाँ पे हम कंबाइंड लिवरेज का रिलेशनशिप देखेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, डन। और इसी के ही साथ हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनेंशियल लिवरेज के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम कंबाइंड लिवरेज के बारे में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज से। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज के इलस्ट्रेशन हम यहाँ से देखेंगे भी सही। जैसे कि यहाँ डोल है, तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूलाज देखेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस देखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का। आज का हमारा ये मेजर यही टास्क है। ठीक है, मेरी बुक के क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं होंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तभी होंगे। रीज़न इसका सीधा ही है कि जो हमारे क्वेश्चन हैं जो हमारे बुक के अंदर, वो सारे के सारे हैं ना, उसमें तीनों के तीनों लिवरेज ऑलमोस्ट दिए गए हैं। बट 1 मिनट मुझे दे दो, मैं है ना लैपटॉप में देख लेता हूँ कि कौन कौन से लिवरेज के वहाँ पे क्वेश्चन है। ओके, पहला ही है ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लिवरेज। दोनों लिवरेज है, दोनों लिवरेज है। हम्म, मतलब कि हम हमारी बुक के क्वेश्चन है ना सबसे बाद में देखेंगे। ठीक है, हम तब तक है ना यहाँ से इलिस्ट्रेशन और वो सब गिनेंगे और मैं भी यहाँ पे हमारा इलिस्ट्रेशन चलाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लिवरेज।
हेलो। ओके। आगे का वॉइस आया कि नहीं आया, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, एक है ना वॉइस नहीं है आगे के 5 मिनट के पोर्शन में, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, उसका रिलेशनशिप होता है सेल्स से लेके ईबीआई तक, ईबीआईटी तक। अब वो कैसे? तो हमने देखा कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट होता है वो हमारे ऑपरेटिंग रिस्क से के साथ एसोसिएट होता है। हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे ऑपरेटिंग रिस्क के साथ एसोसिएट होता है। ऑपरेटिंग रिस्क कहाँ तक हो सकता है? तो सेल से लेके ईबीआई तक का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, ऑपरेटिंग रिस्क माना जाता है। इसलिए हम बोलते हैं सेल से लेके ईबीआईटी तक हमारा जो भी रहेगा वो ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप रहेगा। मतलब कि अगर मैं कोई सेल्स में चेंज करूंगा तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑटोमेटिक चेंज आएगा ही आएगा। उसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। डन। बाद में ये इंडिकेट करता है बिजनेस रिस्क। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फिक्स कॉस्ट में हमारा ऑपरेटिंग रिस्क छुपा होता है और जिसे हम बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। तो ये इंडिकेट करता है हमारा बिजनेस रिस्क एसोसिएट विथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस रिस्क जो जुड़ा है ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, हायर द ओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क, कि जितना ज़्यादा मेरा लिवरेज होगा उतना ही ज़्यादा मेरा रिस्क भी बढ़ेगा, साथ में रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा ही होगा। ओके। बाद में हमने समझा था, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ सब कुछ, कि हमें ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का हमारा रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर मुझे चेंज इन ईबीआईटी चाहिए, मतलब कि मुझे चेंज करना है इन ईबीआईटी में, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे चेंज करना पड़ेगा सेल्स में। समझो, मुझे अगर प्रॉफिट अपना इंक्रीज करना है तो मेरा सेल्स भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैं सेल्स में 1 रुपया चेंज करूंगा तो मेरे ईबीआईटी में भी एक्स अमाउंट से चेंज आएगा। ठीक है, डन। बाद में हमने पुराना क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो ले लिया है। अब यहाँ पे हमें ओएल फाइंड करना है, तो ओएल हम कैसे फाइंड करेंगे? मुझे बुक में देख लेने दो, बुक में कुछ और दिया है कि नहीं दिया है। ब्रेक इवन एनालिसिस एग्जांपल नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ के दिया है, देन एमओएस बताया है, पॉजिटिव लीवरेज। ओके डन। कुछ और है? नहीं। तो मुझे मेरे तरीके से एक्सप्लेन ये मैं पूरा कर देता हूँ। तो अब आप पहले केस में देखोगे तो यहाँ पे मेरा चेंज हुआ है, चेंज इन 10%। डन। यहाँ पे भी है चेंज इन 10%, चेंज इन 10%, और ये हमारा रिमेन है अनचेंज्ड, और यहाँ पे हमारा हुआ है चेंज इन 13.75%। ओके। अब मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिखूंगा चेंज इन 30.75% डिवाइड बाय चेंज इन 10%। तो मेरा ओएल हो जाएगा 1.375। डन। ये मेरा ओएल आ गया। ओके। ये मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। अब इसको हमें साबित भी करना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज 1.357 है कि नहीं। इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज ढूंढा है वो सही है या गलत है। तो हमारा ओएल हो गया 1.375, ओएल हो गया हमारा 1.375। अब फर्ज करो कि हमारा जो सेल्स है ना, अभी 10% इंक्रीज हो रहा है ना, अब होगा 20% इंक्रीज। अब होगा ये प्लस 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 12 लाख रुपए। ओके। अब हम डायरेक्ट इसको है ना, हम ईबीआईटी ढूंढ के आपको दिखाएंगे। तो ईबीआईटी के लिए ओएल का फॉर्मूला हमारा क्या है? यहीं पे छोटा सा कर देते, ओएल इज इक्वल टू चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके। मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.375 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मुझे ढूंढना है, और मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल कितना हुआ? मैं 20% से इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा 100% सेल था और ये मेरा अब हो गया 120% सेल, मतलब मेरा चेंज कितना हुआ? 20% का, तो डिवाइड बाय 20%। अब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हम करेंगे इज इक्वल टू
1.375 इंटू 20 करना है। परसेंटेज है लेकिन परसेंटेज में परसेंटेज का पोर्शन इग्नोर करके जो आंसर है वो लिखना है, और वो होगा 1.375 इंटू 20 टू 27.5। डन। ओके। अब अब अपने ऐसा करते हैं कि ईबीआईटी मेरा था 4 लाख रुपए का, न्यू ईबीआईटी। तो मेरा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी था 4 लाख रुपए का, उसमें मैं अगर 27.5% करूंगा, मल्टी प्लस कर डालूंगा, तो करो 4 लाख प्लस 27.5%, 5,10,000। तो ये हमारा न्यू ईबीआईटी होगा 5,10,000। ठीक है, अब इसको हम साबित भी करते हैं। तो ये तो हमने हमने फॉर्मूला से देख लिया, लेकिन अब देखते 12 लाख, 12 लाख का 45%, 5,40,000। तो ये हमारा होगा 6,16,000। 1,15,000 फिक्स कॉस्ट माइनस 1,15,000, तो ये होगा हमारा 5,10,000। डन। ये हमारा न्यू ईबीआईटी और ये ईबीआईटी मैच हो गया। हमने फॉर्मूला पर से ईबीआईटी लाने के लिए क्या किया, ओएल इज इक्वल टू चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ओके, ओएल हमने ढूंढ लिया था 1.375 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1.375। चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय, हमने कितना सेल में चेंज किया, ये 100% था, हमने 120% किया, तो ये हमारा हो गया 20%। चेंज इन ईबीआईटी 1.375 इंटू 20, तो हमारा होगा 27.5% इंक्रीज होगा हमारा ईबीआईटी। ये क्या बोलना चाहता है 27.5%, कि जो हमारा 100% में जो हमारा ईबीआईटी है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा 27.5%। तो हमने क्या किया, 4 लाख हमारा एग्जिस्टिंग था, उसमें हमने 27.5% ऐड किया, तो हमें कितना मिला, 5,10,000। और यहाँ से भी हमें कितना मिला, 5,10,000। तो ये ओएल का एक फॉर्मूला है। इसके बाद हम पूरी समरी बनाएंगे ओएल के फॉर्मूलाज के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरे फॉर्मूले के लिए हम इसमें ऐसा लिखेंगे, ओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब हमने है ना, सबसे पहले हमने जो सम किया था ना, वहां पे मैंने बताया था कि हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है, तो जो भी चेंज हुआ हो डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी। राइट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन सेल, मतलब कि कितना सेल चेंज हुआ होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। डन। ये आप अपने 11th-12th में कर चुके हो, वही सारी चीजें हैं अभी तक की। डन। ये हमें ईबीआईटी डिवाइड बाय ये मिल गया। अब मैं चेंज इन ईबीआईटी को ऐसे लिख सकता हूं, जो हमारा चेंज इन ईबीआईटी है, तो हमारा ईबीआईटी हमें कैसे मिलता है, तो ईबीआईटी हमें मिलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब हम जब चेंज इन ईबीआईटी की बात करते हैं, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फिक्स कॉस्ट करेंगे, तो हमें चेंज इन ईबीआईटी मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओएल इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और ईबीआईटी को हम कैसे लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू, इस ईबीआईटी को हम ईबीआईटी ही लिख देते हैं, सॉरी, चेंज इन कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ईबीआईटी को हम ईबीआईटी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ चेंज इन कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन आपको मैं बाद में समझाता हूँ। ये टोटल है और ये सिर्फ चेंज का पोर्शन है, और चेंज इन फिक्स कॉस्ट हमारा रिमेन अनसेम रहेगा। हमारा जो भी फिक्स कॉस्ट होगा, हमारा ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर 1 और कैपिटल स्ट्रक्चर 2 हम यहाँ देखें तो कैसा है, यहाँ पे भी 1.5 लाख था, यहाँ पे भी 1.5 लाख था, यहाँ पे भी 1.5 लाख था, तो हमारा जो चेंज इन फिक्स कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। राइट, तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके, यहाँ पे हमारे पास है चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स,
यहाँ पे भी वही रहेगा, सेल्स, चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। अब एक छोटा सा स्मॉल चेंज करते हैं, ये मैं है ना बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आईसीआई मॉड्यूल में है ना जो तरीका दिया है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ही लेंथी तरीका है। तो एक स्मॉल चेंज करते, हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन आगे से बुलाएंगे और चेंज इन सेल्स को हम सेल्स बुलाएंगे। डन। और ये सेम चेंज यहाँ पे हम रख देंगे, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और यहाँ पे सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। तो हमें यहाँ लास्ट में क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। डन। मैंने ऐसा क्यों किया, जो हम यहाँ पे हम देखेंगे ना, चार्जिंग कम है एप्पल पेंसिल में, हम यहाँ पे है ना ये पोर्शन देखेंगे ना, ड्रॉ विथ टच। डन, इसको अभी ऑन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे है ना इन लोगों ने क्या किया है, सेल क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब कि सब कुछ अलग अलग करके दिया है। तो ये तरीका है ना बहुत लेंथी हो जाता है। उसकी जगह हमने क्या किया, हमने स्मॉल करेक्शन एक कर दिया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, चेंज इन कंट्रीब्यूशन को हमने कंट्रीब्यूशन बोल दिया, चेंज इन सेल को हमने सेल्स बोल दिया, जिसकी वजह से हमें मिला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। और यहाँ पे भी नया फॉर्मूला हमें क्या मिला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके। डन। तो ये हमारा नया फॉर्मूला आ गया। अब ये नया फॉर्मूला सच है या गलत है वो कैसे चेक करेंगे, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल था उसमें जो हमारा 100% वाला पोर्शन था, ये वाला, ओके, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है 5,50,000 और ईबीआईटी हमारा 4,00,000। तो यहाँ पे हम रखेंगे ओ एल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा 5,50,000 और ईबीआईटी है 4,00,000। 5,50,000 डिवाइड बाय 4,00,000, यही है ना, 5,50,000 डिवाइड बाई 4,00,000। ओके। और जब हम करेंगे यहाँ पे 5,50,000 डिवाइड बाय 4,00,000, 1.375 OL, और ये OL हमारा मैच हो गया इसके साथ। डन। तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज भी मैच हो गया, मतलब कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है वो सही है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, मैं बोलूँगा उसको है ना लिख के अभी रख दो साइड में। थर्ड फॉर्मूला है हमारा, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फिनेंशियल लिवरेज। ओके। क्योंकि क्या होगा, कंबाइंड लिवरेज मतलब होता है हमारा टोटल ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। तो क्या किया, ऑपरेटिंग लिवरेज को यहीं रहने दिया और फिनेंशियल लिवरेज को यहाँ डिवाइड में लेके आ गए। डन। तो ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया है। डन। चौथा फॉर्मूला है हमारा, OL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय MOS ऑफ सेल्स प्रपोर्शन। इसका जो डेरिवेशन का पार्ट है ना, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए है ना आपको कोस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोस्टिंग का एक चैप्टर है, उसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है। तो क्या है, तो एमओएस किसे बोला जाता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोस्टिंग में बोलते हैं सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डन। अगर ये समझ में ना आए ना तो सिंपली फॉर्मूला को याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ, अगर जिसका भी कोस्टिंग का पोर्शन मजबूत है ना वो उसको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। उनको उनके लिए ये बता रहा हूँ, बाकी है ना कोई हमें है ना ये पूरा चीज की है ना कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे एफएम के अंदर। ठीक है। बट फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ना वो मैं बता रहा हूँ। तो एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। ठीक ठीक है, ये आपको पता होगा। अब सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू पीवी रेशियो, अगर इसको हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो हो जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ब्रेक इवन इनटू पीवी रेशियो एंड सेल्स इनटू पीवी रेशियो। डन। अब हमें पता है कि पीवी रेशियो को है ना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स भी बोलते हैं, या तो और कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो जहां जहां सेल्स इनटू पीवी रेशियो मिलेगा हम वहां लिख देंगे कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन, और ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो को फिक्स कॉस्ट बोला जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। बट जो हम हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है वहां पे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी।
तो मुझे अगर इसको रिवर्स करना है, कंट्रीब्यूशन ऊपर ले जाना है और ईबीआईटी नीचे ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई एमओएस करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। ओके, अगर ये पोर्शन नहीं समझ में आया तो स्किप कर देना, ज्यादा है ना ऐसा मत समझना कि मेरे को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका है ना रिक्वायरमेंट कहीं नहीं आएगा इतने पोर्शन का, ठीक है। बट जिसका कोस्टिंग का पोर्शन कम अच्छा होगा ना, उसको है ना ये पोर्शन समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें एमओएस के हिसाब से ओएल ढूंढना है। अगर एमओएस के हिसाब से ओएल ढूंढना है तो एमओएस का फॉर्मूला कोस्टिंग के अंदर दिया है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स माइनस सेल्स इनटू 100। सेल्स मतलब होता है टोटल सेल, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मतलब जो भी हमारा जो भी हमारा है ना सेल्स जो फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ओके, अब इस पूरे फॉर्मूला को हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये चीज डिराइव होगी। अब हमें पता है पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ओके, मेरे पास यहाँ सेल्स इंटू पीवी रेशियो है, तो सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास सेल्स इंटू पीवी रेशियो है, मुझे पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये है पता है, उसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इंटू पीवी रेशियो बराबर हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब मेरा ओएल का जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और मेरा एमओएस का फॉर्मूला पूरा उल्टा है। अगर मुझे इस फॉर्मूला को उल्टा करना है तो मैं 1 डिवाइड बाय एमओएस करूंगा तो मेरा ये फॉर्मूला भी उल्टा होके कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा डॉल डॉल बराबर ये और इसके बराबर ये। डन। ये ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज में हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हमारा चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। यहाँ चेंज जो है वो परसेंटेज है, हो परसेंटेज दिखाइए, चेंज पर चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बाद में दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया वो ये वाला पोर्शन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तीसरा है सीएल डिवाइड बाय एफएल, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, और ओएल 1 डिवाइड बाय एमओएस। ओके, एक समरी बना के इन तीनों फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला था हमारा ओएल का, ओके, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दूसरा फॉर्मूला हमारा था वो था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास वो था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, और चौथा फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय एमओएस। ओके, 1 डिवाइड बाय एमओएस सेल्स इन प्रोपोर्शन। ओके, तो ये 4 फॉर्मूला हमारे पास इसमें है। अब ओएल के लिए 3-4 बातें हम लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1, मतलब कि 0 से 1 के बीच हमारा ओएल कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, हम कभी भी हमारा सम गिनेंगे ना वो 1 से ज्यादा ही होगा, 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट हमारा जितना हाइयर होगा उतना ही हमारा ऑपरेटिंग रिस्क हाई होगा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था नो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा तो कोई भी रिस्क नहीं होगा। मतलब एक तो हमने आगे ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हाइयर फिक्स कॉस्ट हाइयर रिस्क। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है जीरो फिक्स कॉस्ट जीरो रिस्क। डन डन, ये 3 चीज हमने देखी। इसके अलावा हमारा अभी एफएल बाकी है, कंबाइंड लिवरेज बाकी है, और एक छोटा सा पोर्शन और बाकी है हमारा। डन।
हमने एमओएस तक का सारा कंप्लीट कर दिया है। अब फटाफट हम ये एग्जांपल नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इल्यूस्ट्रेशन ही देखेंगे। एग्जांपल आप कर लेना, ठीक है। और सारे एग्जांपल मैं बुक में नहीं गिनाने वाला हूँ, सारे एग्जांपल हम यहीं देख लेते हैं। ऐसा करो, इलिस्ट्रेशन 1 मतलब कि यहाँ पे ही लिखते हैं, पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन हम यहाँ गिनते हैं। रीजनिंग एग्जाम के टाइम पे आपको अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक उठाओ तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाए। इलिस्ट्रेशन क्या है? कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स। ओके, प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स। डन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर शर्ट इज इक्वल टू 500 रुपीज 500। वेरिएबल कॉस्ट ₹200 पर सेल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹200। डन। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹25 लाख। डन। एंड आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ओएल, और इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट ईबीआईटी। मतलब आपको यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपको ओएल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओएल गिनेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट। डन। सेल्स, तो सेल्स हमारा कितना है? 10,000 शर्ट से, हर शर्ट 500 रुपये का है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा टोटल, और यहाँ हम लिखेंगे रुपीज इन लैक्स। डन। 10,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हमारा आ गया 50 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 शर्ट इंटू 200 रुपीज, तो ये हो जाएगा हमारा 20, तो हमें मिलेगा 30 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो है 25 लाख की, तो हमें 5 लाख मिलेंगे ईबीआईटी। अब ईबीआईटी का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला कौन सा है? देखो, परसेंट चेंज का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा है ओएल इज इक्वल टू, अगर इजी मेथड पे ये देखना हो ना, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, मतलब जो हमारा फिक्स कॉस्ट है ना उसको ऊपर नीचे डिवाइड बाय कर देना है, तो हमारा ओएल का फॉर्मूला आ जाएगा। ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 30 लाख, ईबीआईटी है हमारा 5 लाख, तो हमारा ओएल होगा 6। ओएल इज 6 टाइम्स। ओके, डन। दूसरा क्या बोला था? सेल आर अप बाय 10% देन ईबीआईटी, तो हमारा सेकंड था सेल्स है हमारा, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, तो ईबीआईटी कितना होगा हमारा? डन। तो इसके लिए हम करेंगे हमारा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, ओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स के कितने परसेंट चेंज हुए? 10% इंक्रीज हुआ, तो ओएल हमारा है 6, ओएल है हमारा पास 6। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मेरे को ढूंढना है, और परसेंटेज चेंज इन सेल है 10%, तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 60। डन, 60%। ओके, तो हमारा ईबीआईटी है 5 लाख, तो न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू ओल्ड ईबीआईटी प्लस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ओल्ड ईबीआईटी हमारा है 5 लाख प्लस 60%, तो 5 लाख नहीं है 50 लाख है, और यहाँ हम सारी फिगर रुपीज इन लाख में लिख रहे हैं, तो 50 प्लस 60%, तो 5 प्लस 60% इज इक्वल टू 80। 8 मतलब ये टोटल होगा हमारा 8 लाख रुपीज न्यू ईबीआईटी। डन। तो यहाँ पे ओके ओके, इन लोगों ने ना फाइंड आउट किया ऑपरेटिंग लिवरेज को 10% इंक्रीज करके, कोई नहीं, हमने भी जो गिना है 60%, वो हमने डायरेक्ट गिना है। अगर देखोगे तो डायरेक्ट हमारा 60% आ जा रहा है। इन लोगों ने पहले परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिया, बाद में परसेंटेज चेंज इन सेल लिया, बाद में इन लोगों ने क्या किया है वो मैं बता देता हूँ कि सेल रेवेन्यू हमारा 10% से इंक्रीज होकर पूरा ढूंढा है, मतलब कि हमें इतनी
फिजूली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने जो ढूंढा है वो फाइनल है ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी हमारा उतना ही होता है। इन लोगों ने पहले नया ईबीआईटी ढूंढा। एक मिनट रुको। इन लोगों ने सबसे पहले ईबीआईटी ढूंढा है 3 लाख रुपए। 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 60% का इंक्रीज हुआ है। इन्होंने गोज डाउन ले लिया, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। इन लोगों का ईबीआईटी आया है 3 लाख रुपए। ये हमारा है 25 लाख रुपीस, तो ये होगा हमारा 28 लाख रुपीस। ओके। ये होगा हमारा 55 लाख रुपीस। ये होगा हमारा 22 लाख रुपीस। पता नहीं कैसे किए इन लोगों ने यहाँ पे ये। कंट्रीब्यूशन 13 लाख। ठीक है, हमारा आंसर मैच हो गया है। हमने दूसरे तरीके से किया है, इन लोगों ने दूसरे तरीके से किया है। पता चल गया इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने है ना, हमारा ये 8 लाख आया ना, तो इन लोगों ने चेंज इन ईबीआईटी ढूंढा है। हमारा ये 8 लाख आया और ईबीआईटी है 5 लाख, तो चेंज इन ईबीआईटी हमारा कितना बनेगा? 3 लाख। तो इन लोगों ने है ना पूरी लंबी प्रोसेस करके गिना है, ठीक है। अपने को इतना बड़ा प्रोसेस करके गिनने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है पता है? इफ सेल्स अप बाय 10%, तो ये 55 हुआ, ये 22 हुआ, ये 30 का 30 रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि भले ही कंट्रीब्यूशन हमारा इसमें चेंज नहीं होता है इन केसेस में। फिक्स कोस्ट है 25। एक मिनट। 50 + 10% 55 लाख। 20 + 10% 22 लाख। 55 - 22, तो ये हो गया हमारा 33 लाख। ओके। ये हो गया हमारा 33 लाख रुपीस। ये है हमारा 25 लाख रुपीस। ये हुआ हमारा 8 लाख रुपीस। अब उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ढूंढा है। तो ये चेंज हुआ 3 लाख का और ये चेंज हमारा हुआ 5 लाख का। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, तो 60% हमारा चेंज इन ईबीआईटी हुआ है। या फिर इन लोगों ने ऐसे लिया है 5 लाख, यहाँ पे जो चेंज है वो, हाँ मतलब कि यही लिया है 3 लाख। चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स डिवाइड बाई 5 लाख। ओके। इस मेथड से जाना उससे अच्छा मैंने जो मेथड बताया है वो ज़्यादा अच्छा है। अब इलिस्ट्रेशन 2 गिनेंगे हम। इलिस्ट्रेशन 2। एक मिनट, टाइमिंग ओके डन है, अभी थोड़ा टाइम हमारे पास। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच द 4 फॉर्म्स ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग कोस्ट डेटा। ओके। हम है ना करते हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, इसका ले लेते हैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, इसको हम ऐड करेंगे। ये हमने कर लिया कट। ये हो गया पेस्ट। ओके, हमारा इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पे आ गया। डन। और कुछ तो इसमें है नहीं, नहीं है। डन। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है। क्या पूछा है हमें यहाँ? कैलकुलेट ड्रॉ विद द रिस्पेक्ट ऑफ अ लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड एक्सप्लेन अज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 5000। ओके। इन लोगों ने 5000 यूनिट सोल्ड किए हर केस में, ए बी सी और डी, हर केस में उन्होंने 5000 यूनिट सोल्ड किए। हमें ओएल ढूंढना है, उसका रिजल्ट ढूंढना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ में साथ। ये है एक्सप्लेनेशन का पार्ट, ठीक है। तो फटाफट करते, हम बना देते इनकम स्टेटमेंट। ए बी सी डी, यूनिट सोल्ड 5000 5000 5000 5000। ओके। सेल, सेल, तो सेल प्राइस 20 32 50 70। वेरिएबल कॉस्ट 6 16 20 15। तो हमारे यहाँ पे मिलेगा मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले केस में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 14 रुपीज, दूसरे केस में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 16 to 32, यहाँ पे 13 और 5 और 2 20 17 20। ओके।
ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक हमने ढूंढ दिया है। तो अब इनकम स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से। ओके, हर चीज को है ना मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी चलेगा। आपके यहाँ कैसा किया है? ओके, यहाँ पे हर चीज इन लोगों ने ढूंढी है। नहीं करोगे डायरेक्ट ऐसे भी लिख दोगे तो एक्सेप्टेबल है। कंट्रीब्यूशन मतलब अब यूनिट सोल्ड हम इसको देंगे नाम ए और इसको नाम देंगे हम बी। ए इंटू बी, 5,000 इंटू 14, 70,000। 5,000 इंटू 16, 80,000। 5,000 इंटू 13, 1,50,000। एंड 5,000 इंटू 20, 1,00,000। ओके, देख लो मैच हो गया है हमारा। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट ईबीआईटी दे दी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? पहले केस में 60,000, पहले केस में 16,000, सेकेंड केस में 14,000, थर्ड केस में हमारी 1,00,000 और लास्ट वाले केस में डैश। तो हमें हमारा ईबीआईटी मिल जाएगा। ईबीआईटी 10,000, इसको हम आगे से सी बोलेंगे और इसको हम डी बोलेंगे। 10,000, 14,000, 50,000 एंड 1,00,000। ओके, 10,000, 14,000, 15,000, 1,00,000 मैच हो गया हमारा। अब हम यहाँ इन लोगों ने कैसे किया? कॉन्ट्रीब्यूशन करंट सेल्स, हा हा हा, ठीक है, अपने ने जो किया ना वो सबसे अच्छा है। इतना लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा स्टडी मॉड्यूल में बताया। अब इसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआई कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, जिसको हम किसी और नाम से भी जानेंगे, सी डिवाइड बाय डी। तो 70,000 डिवाइड बाय 10,000 7, 80,000 डिवाइड बाय 14,000 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 7 2 3 1, 7 2 3 1। और एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन यहाँ इन लोगों ने किया ही है। ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिक्स कॉस्ट। ये किसके लिए लिखा है? लास्ट वाले में हमारे फिक्स कॉस्ट नहीं है, इसलिए इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट तभी करेगा जब तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट होगी। इन द केस ऑफ फर्म डी देर इज नो मैग्निफिकेट इफेक्ट ऑन द ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स। ओके, उसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है, फॉर्म डी है, उसके सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बाद में लिखा है 20% इंक्रीज इन सेल्स हैज अ रिजल्ट है 20% इंक्रीज इन ईबीआईटी। मतलब कि उन्होंने पूरा का पूरा इसके बारे में ही बात किया है यहाँ तक कि 20% इंक्रीज किया सेल तो 20% इंक्रीज होगा ईबीआईटी। डन। उसके बाद इन केस ऑफ अदर, अदर केस में ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट करता है इन द मैक्सिमम ऑफ फॉर्म ए फॉलोड बाय फॉर्म सी एंड फॉर्म डी बी। कितना है? 7 1 और DOL of 7 is that a 1% change in sale। मतलब ये बहुत कुछ लिखा है यार, पढ़ लेना। इन लोगों ने क्या लिखा है कि जो हमारा डॉल है वो 7 है 1% चेंज के मुकाबले। अगर हमारा सेल 1% चेंज होगा तो हमारा डॉल 7 टाइम्स चेंज हो जाएगा। ओके, डन, कंप्लीट। इसके बाद हमारे यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज स्टार्ट हो जा रहा है। मैं फॉर्मूला देख लेता लेकिन कोई यहाँ पे मैं देख नहीं पाऊंगा, रीजन बिंग हमारी बुक में जहाँ तक मुझे याद है वहां तक कुछ है नहीं, जिसमें ऑलमोस्ट सम में है ना तीनों टाइप के, ऑलमोस्ट सम के अंदर हमने तीनों टाइप के ही लिवरेज रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये समरी देख लो एक बार। शो लेवल ऑफ बिजनेसेस, यहाँ पे बिजनेसेस मिलता है डिपेंड अपॉन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के हिसाब से मिलता है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विच रिजल्ट फ्रॉम अ परसेंटेज 1% चेंज इन सेल। ओके, एक चीज यहाँ पे और लिख लो, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था ये चीज। ये इंडिकेट क्या करता है? ऑल जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है इंडिकेट क्या करता है? तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है अगर सेल चेंज बाय 1%, ईबीआईटी, ईबीआईटी नहीं, क्या था वहां पे? अगर हमारा सेल्स चेंज होगा 1% से
तो हमारा EBIT कितने से चेंज होगा? EBIT चेंज बाय 7%। डन। रीजन मीन, अगर आप है ना ये फॉर्मूला लिखोगे OL इज इक्वल टू चेंज इन EBIT डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, तो ये कितना हमारा 1%, ये हमारा है डॉल 7, तो ये 1 इंटू 7 7%। अगर हमारा 1% चेंज होगा तो EBIT हमारा 7% होगा, 10% होगा तो हमारा EBIT 70% होगा। और ये हमने आगे डिफाइन भी किया है। अगर आपको है ना डाउट हो ना कि होगा कि नहीं होगा, तो आप सिंपली पुट करो यहाँ 5,000, ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर 14 है ना 70,000, उसको 1% से चेंज करो, देन आपको मिलेगा 10,700। और आप ये 10,000 इंटू बता ही देता हूँ, छोड़ो। हमारा कंट्रीब्यूशन है 17,000, 16,000 और ये हुआ हमारा 10,000। फिक्स कॉस्ट EBIT। एक बात याद रखना, यहाँ पे चेंज इन सेल्स लिखा है ना, इसकी जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। रीजन, सेल्स, आपका सेल्स जितना चेंज हो रहा है उतना ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रहा है और उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब कि हर जगह सेम इफेक्ट आ रही है। तो जहां तक सेम इफेक्ट आ रही हो ना, वहां का हम लास्ट पोर्शन ले लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसमें हम 1% ऐड करेंगे तो हमारा EBIT कितना 70% इंक्रीज होना चाहिए, राइट? तो ये हो जाएगा 7,700, ये हो जाएगा 60,000 माइनस, और ये हो जाएगा 10,700, और 10,000 इंटू 70% करोगे प्लस 7,000 तो 10,700। ओके, तो ये भी यहाँ का ये जो पोर्शन है जो आगे हमने स्किप किया था वो यहाँ पे हमने समझा दिया है। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने एग्जांपल भी दिया, डॉल इज 3 एंड 8% इंक्रीज इन आउटपुट, then EBIT will increase by 24%. If there is a 8% in decrease output, then EBIT will decrease by 24%. Okay, there is a unique doll for each level of ITI. Okay, जो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो यूनिक होगा हर आउटपुट के लिए। ओके, डन। इट इज अंडरफाइंड ऑफ, ओके डन। यहाँ पे ये हमारा खत्म हुआ। आप है ना क्या करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाना, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है फॉर द चेंज इन EPS इफ सेल इंक्रीज बाय, ओके डन। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं, कोई नहीं। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, हमारा लेक्चर हुआ है 1 आवर 21 मिनट का। अभी आप आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं होगा। आपका होमवर्क क्या होगा, जो आपका चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चन आंसर बाकी है ना, वो सारे आपको कंप्लीट करने रहेंगे। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हम अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के लिए लिवरेज में। तब तक के लिए गुड बाय।